अगर अगर किसी इंसान को एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाए जहाँ जहाँ कोई आवाज ना हो, मतलब एकदम सन्नाटा, जिसे विज्ञान की भाषा में एनीकोइक चेम्बर कहते हैं, तो पता है क्या होता है? कुछ ही घंटों के भीतर उसे अजीबोगरीब मति भ्रम या हेलुसिनेशन होने लगते हैं। हाँ बिल्कुल, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, वो शून्यता या सन्नाटे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, वो घबरा जाता है एकदम। जब उसे बाहर से कोई जानकारी नहीं मिलती, कोई सिग्नल नहीं मिलता, तो वो खुद को जिंदा महसूस करने के लिए अपना खुद का शोर पैदा करने लगता है। तो इसी विचार के साथ इस गहन वैचारिक चर्चा में हम सबका स्वागत करते हैं। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, वो सच में बहुत ही शक्तिशाली है। बिल्कुल, और वो है हिंदी साहित्य के दिग्गज कवि नागार्जुन की बेहद मशहूर कविता सिंदूर तिलकित भाल। हाँ, और हमारा मिशन आज महज इस कविता का कोई ऊपरी सारांश देना या ऐसे पढ़ना नहीं है, बल्कि हम इसके जरिए अकेलेपन, नॉस्टैल्जिया और इंसान के अपनी जमीन से जुड़े होने के मनोविज्ञान की चीर-फाड़ करने वाले हैं। मैं सच में बहुत उत्साहित हूँ। और मैं कहूँगा कि ये एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी चुनौतीपूर्ण यात्रा होने वाली है, क्योंकि देखिए, जब हम अकेलेपन या एकांत शब्द सुनते हैं ना, हाँ, तो अक्सर उसे शांति, सुकून या कह लें कि खुद की खोज से जोड़ लेते हैं। हाँ, एकदम जैसे लोग कहते हैं मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इस स्रोत सामग्री में नागार्जुन जिस एकांत की बात कर रहे हैं, वो कोई स्पा वेकेशन या कोई स्पिरिचुअल रिट्रीट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा थोपा गया एकांत है जो मानवीय दिमाग को उसके सबसे कच्चे, असली और डरावने रूप में लाकर खड़ा कर देता है। सही कहा। और कविता की पहली पंक्ति इस थोपे गए एकांत का मंच सेट कर देती है। कवि कहता है, घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल। अब यहाँ मुझे एक बात खटकती है जिस पर मैं सोच रही थी। क्या बात? मतलब अगर एकांत इतना ही भयानक है, तो आज के समय में लोग मी टाइम के लिए, डिजिटल डिटॉक्स के लिए, या कह लें कि पहाड़ों पर सोलो ट्रिप्स के लिए इतने पागल क्यों रहते हैं? हाँ, ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है ना? तो क्या नागार्जुन का ये घोर निर्जन आज के उस ट्रेंडी एकांत से अलग है? देखिए, इन दोनों स्थितियों में ना जमीन आसमान का फर्क है, और वो फर्क एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक पॉइंट पे टिका है, जिसे हम चॉइस या कह लें कि नियंत्रण कहते हैं, एजेंसी। अच्छा, एजेंसी मतलब मर्जी। हाँ, बिल्कुल। जब कोई अपनी मर्जी से किसी सोलो ट्रिप पर जाता है, तो उसे पता होता है कि भाई उसके पास वापसी का टिकट है। हाँ, वो जब चाहे वापस आ सकता है। बिल्कुल, वो जब चाहे अपना फोन ऑन कर सकता है, दुनिया से जुड़ सकता है। मनोविज्ञान में इसे ही एजेंसी कहते हैं। लेकिन जब परिस्थिति आपको किसी निर्जन में धकेलती है, जैसे कि किसी राजनीतिक निर्वासन या मजबूरी में, तो वो चॉइस छिन जाती है। हाँ, वो कंट्रोल हाथ में नहीं रहता। सही कहा। और जब इंसान से उसका नियंत्रण छिनता है, तो एकांत सुकून नहीं देता, बल्कि वो एक यातना बन जाता है। कभी-कभी इसी बेबसी की स्थिति में है। और शायद इसीलिए वो तुरंत एक बहुत ही बुनियादी सवाल करता है। वो कहता है कि कौन है वो व्यक्ति जिसको चाहिए ना समाज, कौन है वो एक जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज। हाँ, वो सीधे तौर पर यह मान रहा है कि इंसान डिजाइन से ही एक सामाजिक प्राणी है। डिजाइन से ही, बिल्कुल। उसे हर हाल में किसी का साथ चाहिए। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि जब कोई इस तरह पूरी तरह से समाज से कट जाता है, तो वो परिस्थितियों के आगे घुटने क्यों नहीं टेक देता? मतलब वो सुन क्यों नहीं हो जाता? इस कविता में कवि एक बहुत ही जोरदार और आक्रामक घोषणा करता है। वो कहता है, हो गया हूं मैं नहीं पाषाण, जिसको डाल दे कोई कहीं भी, करेगा वह कभी कुछ न विरोध। पाषाण यानी पत्थर। हाँ, पत्थर। वो साफ शब्दों में चेतावनी दे रहा है कि वो पत्थर नहीं है। और इसके पीछे एक गहरा न्यूरोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक सर्वाइवल मैकेनिज्म काम कर रहा है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब हम समाज में होते हैं ना, तो हमारा दिमाग बाहरी दुनिया के ढेरों सिग्नल्स, जैसे लोगों की आवाजें, ट्रैफिक, काम का तनाव, इन सब को प्रोसेस करने में व्यस्त रहता है। हाँ, दिमाग हर वक्त कुछ ना कुछ प्रोसेस कर रहा होता है। बिल्कुल। लेकिन उस घोर निर्जन में, उस अकेलेपन में, बाहर से आने वाला ये डेटा अचानक बंद हो जाता है। जैसे वो एनीकोइक चेम्बर जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। एकदम वही बात। ऐसे में हमारा दिमाग खुद को सचेत रखने के लिए अपने ही अंदर के विचारों को तेज कर देता है। विज्ञान में इसे दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं। ओहो,
डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। हाँ, हाँ तो कवि के अंदर जो भावनाओं का उफान है, हाँ वो कहता है ना कि मेरे अंदर हाँ ना, किंतु परंतु चल रहा है, हर्ष, विषाद, चिंता, क्रोध, ये सब चल रहा है। हाँ, सुख और दुख का पूरा भंवर। तो ये असल में उसके दिमाग का तरीका है ये साबित करने का कि मैं अभी भी एक सचेतन जंतु हूँ। वो पत्थर या पाषाण बनने से इनकार कर रहा है। क्योंकि भावनाएं महसूस करना ही उसके जीवित होने का एकमात्र प्रमाण बचा है। बिल्कुल, वही एक सबूत है। यार ये तो बहुत ही थका देने वाली स्थिति लग रही है मुझे। मतलब एक खाली कमरे में बैठे हैं जहां कोई आवाज नहीं है, लेकिन दिमाग के अंदर एक पूरी की पूरी संसद चल रही है। हाँ, जहाँ हाँ और ना की जोरदार बहस हो रही है। और जब ये अंदरूनी शोर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब जब एकांत इंसान को अंदर से फाड़ने लगता है, तो इंसान पागल होने से कैसे बचता है? कविता कहती है, कौन चाहेगा कि उसका शून्य में टकराए ये उच्छ्वास। उच्छ्वास मतलब गहरी सांसें। हाँ, भारी सांसें या आहें। हाँ। कोई नहीं चाहता कि उसकी भावनाएं किसी खाली दीवार से टकराकर खत्म हो जाएं। उन्हें एक रिसीवर चाहिए होता है। और यहीं से इंसान का दिमाग एक लंगर या एक मनोवैज्ञानिक एंकर की तलाश शुरू करता है। एंकर। हाँ, जब हम विचारों के इस असीमित तूफान में डूबने लगते हैं ना, तो हमें बचने के लिए किसी बहुत ही ठोस और सुरक्षित किनारे की जरूरत पड़ती है। हाँ, कुछ पकड़ने के लिए चाहिए होता है। बिल्कुल। नागार्जुन की इस स्थिति में उनकी उन शून्य में भटकती सांसों को वो गंतव्य अपनी पत्नी की याद में मिलता है। वो लिखते हैं, याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। उफ, मतलब उस भयानक बेरंग और ठंडे सन्नाटे में अचानक एक चटक लाल रंग का सिंदूर उभर आता है। ये एक बहुत ही सिनेमैटिक कॉन्ट्रास्ट लगता है ना? जैसे किसी पूरी तरह से अंधेरे और ठंडे कमरे में अचानक एक छोटी सी लेकिन बहुत गर्म लाल रोशनी जल उठे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक छोटा सा रंग इतनी बड़ी शून्यता से, इतने बड़े खालीपन से कैसे लड़ सकता है? इसका जवाब भी मनोविज्ञान में ही है। इसे एंकरिंग इफेक्ट या सेंसरी एंकरिंग का सिद्धांत कहते हैं। सेंसरी एंकरिंग। हाँ, ये सिर्फ एक लाल रंग या किसी श्रृंगार का जिक्र नहीं है। हमारा दिमाग किसी एक बहुत ही विशिष्ट संवेदी दृश्य को पकड़कर उसके इर्द गिर्द पूरी एक भावनात्मक दुनिया खड़ी कर सकता है। अच्छा, तो वो सिंदूर सिर्फ एक डॉट नहीं है? बिल्कुल नहीं। वो लाल सिंदूर उस प्रेम, उस रिश्ते और उस गहरी सुरक्षा का प्रतीक है जो कवि को ये याद दिलाता है कि भले ही वो यहाँ बिल्कुल अकेला है, लेकिन दुनिया में कहीं कोई ऐसा है जो उसका अपना है। मतलब ये महज एक याद नहीं है, ये उस एकांत में कवि के अस्तित्व को टूटने से बचाने वाला एक जीवन रक्षक उपकरण है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, जीवन रक्षक उपकरण। और ये देखना बहुत ही दिलचस्प है कि ये लाल रंग का एंकर कविता में सिर्फ एक बार नहीं आता। हाँ, बाद में भी आता है। हाँ, कविता के अंत में जब कवि शाम के आसमान को देखता है, सांध्य नभ में पश्चिमांत समान लालिमा, तो वो सूर्यास्त की लालिमा भी उसे उसी सिंदूर की याद दिला देती है। प्रकृति और व्यक्ति का जुड़ाव। बिल्कुल। ये तो ऐसा हुआ कि प्रकृति का एक इतना विशाल, इतना ब्रह्मांडीय दृश्य एक नितांत व्यक्तिगत और छोटी सी याद में सिमट गया। हम सभी ने शायद कभी ना कभी ऐसा महसूस किया है जब कोई खास खुशबू या कोई खास रंग अचानक किसी अपने की बहुत गहरी याद ले आता है। और इसे नागार्जुन ने एक बहुत ही खूबसूरत नाम दिया है। क्या? स्मृति विहंगम, यानी यादों का पक्षी। स्मृति विहंगम, बहुत सुंदर। और कवि कहता है कि पत्नी की अमृतमयी आंखें उन यादों के पक्षी के पंखों को कभी थकने नहीं देंगी। एकांत की एक खासियत है कि ये हमें भौतिक रूप से कमजोर कर सकता है, लेकिन वो हमारी यादों को एक असीमित आकाश दे देता है। बिल्कुल। यादें एकांत में कभी कभी निष्क्रिय नहीं रहती, वे बहुत सक्रिय और आक्रामक हो जाती हैं। यादों का पक्षी सच में एक बहुत ही पावरफुल इमेजरी है। लेकिन यहाँ आके मुझे स्रोत सामग्री में एक बहुत बड़ी उलझन महसूस होती है। कैसी उलझन? देखिए, अभी तक ये विचार विमर्श एक बहुत ही इंटेंस, बहुत ही दार्शनिक स्तर पर चल रहा था, है ना? एकांत का दर्द, शून्य में सांसें। हाँ, और पत्नी की यादों का वो खूबसूरत लाल सिंदूर। लेकिन फिर अचानक
ये यादों का पक्षी एक बहुत ही अलग और अजीब दिशा में मुड़ जाता है। अच्छा, आप उस हिस्से की बात कर रही हैं? हाँ, वो हिस्सा जहाँ कवि अचानक अपने गांव तरूणी की बात करने लगता है। उसे वहाँ की लीचियाँ और आम याद आने लगते हैं। हाँ, मिथिला के खेत, धान, कमल, कुमुदिनी और यहाँ तक कि तालम खान यानी मखाने याद आने लगते हैं। पकाने, बिल्कुल। मतलब सच कहूँ तो एकांत में बैठकर जीवन मृत्यु की फिलॉसफी झाड़ते झाड़ते अचानक लीची और मखानों के बारे में सोचना ये किसी ग्रोसरी लिस्ट जैसा क्यों लगने लगता है? ये एक आम प्रक्रिया है। मतलब क्या ये कविता के गंभीर स्वर को थोड़ा हल्का नहीं कर देता? देखिए, ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है और पहली बार पढ़ने पर ये एक भटकाव लग सकता है। हाँ, भटकाव ही लगता है। लेकिन इसे महज एक ग्रोसरी लिस्ट समझना इस कविता की सबसे गहरी मनोवैज्ञानिक परत को नजरअंदाज करना होगा। अच्छा, तो इसके पीछे भी कुछ मनोविज्ञान है। बिल्कुल। असल में यहाँ नागार्जुन नेचर और नर्चर यानी प्रकृति और पोषण के उस विज्ञान को सामने रख रहे हैं जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। प्रकृति और पोषण। हाँ, जब इंसान गहरे एकांत में होता है और अपने अस्तित्व की जड़ों को खोजता है ना, तो सिर्फ अपने रिश्तेदारों को याद नहीं करता। वो ये सोचता है कि उसका ये शरीर, ये दिमाग और ये चेतना आखिर बनी किससे है। ओ, तो क्या वो अपनी बायोलॉजी की तरफ जा रहा है? एकदम। मतलब हम जो खाते हैं वही हम बन जाते हैं, उस तर्ज पर। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसे हम भौगोलिक बायोलॉजी या बायोजियोग्राफिकल कनेक्शन कह सकते हैं। बायोजियोग्राफिकल कनेक्शन। हाँ, मिथिला की वो जमीन, वहाँ पैदा होने वाला अन्न, भाजी, साग, कंदमूल, वहाँ का पानी, इन्हीं सब चीजों को खाकर तो उसका भौतिक शरीर बना है ना। हाँ, उसका वजूद उसी मिट्टी से है। नागार्जुन गहराई से ये महसूस कर रहे हैं कि उनका खून और उनकी चेतना उसी मिट्टी के तत्वों का एक विस्तार है। इसीलिए वो स्पष्ट कहते हैं कि उस जमीन का उन पर बहुत भारी ऋण है। विपुल उनका ऋण सधा सकता न में दशमांश। वो मानते हैं कि इस पोषण का 10वां हिस्सा भी वो नहीं चुका सकते। वाओ, ये नजरिया तो इस पूरे हिस्से का मतलब ही बदल देता है ना? इसका मतलब ये कोई खाने पीने की रोमानी याद नहीं है। ये सेल्यूलर मेमोरी यानी कोशिकीय स्मृति है। बिल्कुल, सेलुलर मेमोरी। तो जो अलगाव की पीड़ा कवि महसूस कर रहा है वो सिर्फ अपनी पत्नी या अपनों से दूर होने की पीड़ा नहीं है। ये अपनी मिट्टी से, अपने उस उद्गम स्रोत से कट जाने की पीड़ा है जिसने सचमुच उसके शरीर का निर्माण किया है। सही कहा आपने। ये तो एक बहुत ही वृहद और विशाल नॉस्टैल्जिया है। मतलब ये एक व्यक्ति से शुरू होता है और पूरी की पूरी जमीन वहाँ के भूगोल तक फैल जाता है। और मैं कहूँगा कि नॉस्टैल्जिया का एक एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म है, विकासवादी तंत्र। अच्छा, इवोल्यूशन से जुड़ा है। हाँ, देखिए, हम जिस जगह पले बड़े होते हैं, हमारा शरीर वहाँ के वातावरण, वहाँ के पानी और वहाँ के भोजन के प्रति सबसे ज्यादा अनुकूलित होता है। हाँ, अडेप्टेड होता है। तो जब हम वहाँ से कटकर किसी एकदम अजनबी जगह पर जाते हैं, तो सिर्फ दिमाग ही नहीं बल्कि शरीर भी एक तरह का स्ट्रेस महसूस करता है। शरीर भी घर को याद करता है। बिल्कुल। तो नागार्जुन का ये नॉस्टैल्जिया सिर्फ यादें नहीं है, ये एक इंसान का अपनी जड़ों के प्रति बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एक्नॉलेजमेंट है, स्वीकृति है। हाँ। और जब इंसान को अपनी जड़ों का इतना गहरा और वैज्ञानिक एहसास होता है, तो उसका जो वर्तमान है वो और भी ज्यादा क्रूर और बेगाना लगने लगता है। बहुत क्रूर। इसके बाद कवि अपनी वर्तमान स्थिति का जो यथार्थ बताता है, वो सच में बहुत चुभने वाला है। हाँ, वो प्रवासी वाला हिस्सा। हाँ, वो कहता है, यहाँ भी तो हूं न मैं असहाय, यहाँ भी हैं व्यक्ति और समुदाय, किंतु जीवन भर रहूं फिर भी प्रवासी ही कहेंगे हाय। अगर मैं इसे आज के आधुनिक जीवन के संदर्भ में देखूं ना, तो ये मुझे बड़े शहरों की उस विडंबना की याद दिलाता है। बिल्कुल, शहरों की भीड़ की। हाँ, जहां आप किसी लोकल ट्रेन में या किसी बड़ी कॉर्पोरेट बिल्डिंग में हजारों लोगों से घिरे हो सकते हैं, या कह लें कि आपके सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हो सकते हैं। हाँ, दिखावे की भीड़। लेकिन फिर भी आप अंदर से एक प्रवासी या अजनबी महसूस करते हैं। ये समाजशास्त्र का एक बहुत ही कड़वा सच है जो नागार्जुन ने यहाँ उजागर किया है। देखिए, एक होता है फिजिकल आइसोलेशन, यानी भौतिक अलगाव, जहां सच में कोई नहीं है। हाँ। और एक होता है सोशल आइसोलेशन, जहां आप लोगों के बीच होकर भी उनके नहीं होते। आप उनके बीच हैं पर उनका हिस्सा नहीं है। बिल्कुल। एक प्रवासी, एक माइग्रेंट की स्थिति यही होती है
आप किसी नई जगह पर सुरक्षित हो सकते हैं, आपकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। रोटी कपड़ा मकान मिल सकता है। हाँ, लेकिन वो जो बिलोंगिंगनेस या अपनेपन का एहसास है ना, वो समाज आसानी से नहीं देता। नहीं देता। समाज आपको एक काम करने वाले पुर्जे की तरह अपना सकता है, लेकिन वह आपको अपनी सामूहिक स्मृतियों का हिस्सा नहीं बनाता। आप हमेशा एक बाहरी व्यक्ति ही रहते हैं। और समाज का ये क्रूर और तटस्थ चेहरा सबसे ज्यादा तब सामने आता है जब बात इंसान के सबसे बड़े और अंतिम सत्यों यानी मृत्यु की आती है। हाँ, मृत्यु का वो भयानक सच। स्रोत सामग्री का ये आखिरी हिस्सा बहुत डार्क लेकिन बहुत रियल है। कवि कल्पना करता है कि अगर इस नई बेगानी जगह पर इन अजनबी लोगों के बीच उसकी मौत हो जाए तो समाज का रिएक्शन क्या होगा। समाज का रिएक्शन वो पूरी तरह से यांत्रिक और भावनाहीन होगा। हाँ। कवि इसका बहुत निर्मम चित्रण करते हुए कहता है, मरूंगा तो चिता पर 2 फूल देंगे डाल, समय चलता जाएगा निर्बाध अपनी चाल। बाप रे। समाज के लिए किसी व्यक्ति का जाना महज एक डेटा पॉइंट है, एक घटना है जिसे बस न्यूज़ में पढ़ लिया जाता है। हाँ, एक आंकड़ा। वे आएंगे, चिता पर 2 फूल डालने की औपचारिकता पूरी करेंगे और वापस अपनी रूटीन जिंदगी में लग जाएंगे। समय कभी किसी बाहरी व्यक्ति के लिए नहीं रुकता। ये समाज की उस निर्लिप्तता का बहुत ही सटीक वर्णन है। दुनिया के लिए आपकी मौत महज एक खबर है। लेकिन इसके ठीक बाद जो पंक्ति आती है वो एक जोरदार तमाचा मारती है सामाजिक औपचारिकता पर। हाँ, वो पंक्ति, सुनोगी तुम तो उठेगी हुक, मैं रहूंगा सामने तस्वीर में पर मूक। मतलब समाज के लिए जो महज एक घटना है, एक प्रियजन के लिए वो एक पूरी दुनिया का ढह जाना है। और ये हुक शब्द, हाँ, हुक, ये कोई आम रोना नहीं है। ये आत्मा के चीरने की वो आवाज है जो सिर्फ वही निकाल सकता है जिससे आपका असली नाता हो। और यही सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक विडंबना छिपी है। कैसी विडंबना? ध्यान दीजिए, शुरुआत में कवि ने पूरी ताकत से कहा था कि मैं पाषाण नहीं हूं, पत्थर नहीं हूं, मैं एक सचेतन प्राणी हूं। हाँ, वो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क वाला हिस्सा। बिल्कुल। लेकिन मृत्यु के बाद की इस कल्पना में वो असल में एक मूक तस्वीर बन जाएगा। वो एक निर्जीव कागज का टुकड़ा या पत्थर बन जाएगा जो अपनी पत्नी की उस दिल चीरने वाली हुक का कोई जवाब नहीं दे पाएगा। कोई जवाब नहीं दे पाएगा। जिस इंसान ने जिंदगी भर अकेलेपन में सचेत रहने की, जिंदा रहने की इतनी बड़ी जिद की, मौत उसे अंततः उसी मूक और पाषाण अवस्था में पहुंचा देगी। ये एक ऐसा विचार है जो सचमुच तो अगर हम इस पूरी वैचारिक यात्रा को एक सूत्र में पिरोकर देखें तो ये सिर्फ एक घोर निर्जन कमरे के सन्नाटे और उसके मनोवैज्ञानिक दबाव से शुरू होती है। फिर इंसान का दिमाग जिंदा रहने के लिए यादों का सहारा लेता है, वो लाल सिंदूर का एंकर। फिर वो याद सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित न रहकर इंसान की बायोलॉजी, उसकी मिट्टी, आम, लीची और पूरे मिथिला के भूगोल तक फैल जाती है। सेलुलर मेमोरी। हाँ, और अंत में आकर ये जिंदगी और मौत के उस यथार्थ पर खड़ी हो जाती है जहां एक तरफ समाज की बेरुखी है और दूसरी तरफ अपनों का अथाह प्रेम। नागार्जुन की ये रचना ना एक मास्टर क्लास है ये समझने के लिए कि एकांत असल में हमें खाली नहीं करता। नहीं, बल्कि वो एक आईने की तरह काम करता है। वो हमें हमारी जड़ों की, हमारे पोषण की और उन चीज़ों की असली अहमियत समझाता है जिन्हें हम अक्सर रोजमर्रा की भीड़भाड़ में नज़रअंदाज कर देते हैं। सही बात है। इंसान की पहचान कभी भी अकेले शून्य में नहीं बनती, वो उसके रिश्तों और उसकी जमीन से ही पूरी होती है। और इसी जमीन और स्मृतियों की बात करते हुए एक बहुत ही उत्तेजक विचार मेरे मन में आ रहा है जिसे मैं यहाँ छोड़ना चाहूंगी। बताइए। हमने देखा कि नागार्जुन की जो यादें थीं, जो उनके दिमाग का लंगर बनी, वे बहुत ही ठोस संवेदी अनुभवों यानी सेंसरी डिटेल से जुड़ी थीं। हाँ, भौतिक चीजों से। आम और लीची का स्वाद, धान के खेतों की महक, शाम के आसमान की वो लालिमा और सिंदूर का चटक रंग, ये सब चीजें इंसान अपनी इंद्रियों से महसूस करता है, छू सकता है, चख सकता है। ये सच है कि उनका पूरा नोस्टैल्जिया भौतिक और प्राकृतिक दुनिया में बहुत गहराई से रचा बसा था। लेकिन अगर आज की पीढ़ी की बात करें ना, जिसकी दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्क्रीन्स,
पिक्सल्स और डिजिटल डेटा तक सिमट गया है। डिजिटल जनरेशन। हाँ, तो जब ये पीढ़ी भविष्य में कभी उस घोर निर्जन या गहरे वैचारिक एकांत को महसूस करेगी, तो उसका नॉस्टैल्जिया कैसा होगा? बहुत ही गहरा सवाल है। मतलब क्या क्लाउड स्टोरेज में सेव की गई तस्वीरें, पुरानी चैट्स के स्क्रीनशॉट्स या सोशल मीडिया के लाइक्स हमें एकांत के उस भयानक शून्य में वो गर्माहट दे पाएंगे जो मिथिला की मिट्टी, आम की मिठास और उस असली लाल सिंदूर ने नागार्जुन को दी थी? मैं कहूँगा कि ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। क्या डिजिटल पिक्सल्स हमारे दिमाग का वो मजबूत मनोवैज्ञानिक लंगर बन सकते हैं जो हमें शून्यता में बिखरने से रोक सकें? शायद ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको खुद से पूछना होगा। बिल्कुल। आज के इस तेज दौर में हमें ये खोजना होगा कि हमारे जीवन का असली सिंदूर तिलकित भाल क्या है। क्या वो कुछ असली, ठोस और प्राकृतिक है या महज एक डिजिटल इल्यूजन? सोचने वाली बात है। तो इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन वैचारिक चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अपने आसपास मौजूद उन ठोस और असली रिश्तों को महसूस करते रहिए, क्योंकि जब बाहरी शोर बंद होगा तो वही आपकी दुनिया रोशन करेंगे। बिल्कुल। सोचने और इस गहराई में उतरने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विचार और एक नई गहराई के साथ।